किन्नर समाज की खासियत ये है कि हमारे पास वृद्धाश्रम नहीं है। माँ को सब पता था, बचपन से ही माँ को पता था कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ। तब खुश हो गए श्री राम और उन्होंने ये वरदान दिया हम किन्नरों को कि कलयुग में आपका राज होगा। आप जिसको अपने दिल से आशीर्वाद दे दें तो वो जरूर पूर्ण होगा। रेड लाइट्स पे बहुत सारे किन्नर दिखते हैं जो कि पैसे मांगते हैं। इमेजिन कीजिए एक 12 साल का बच्चा घर से बाहर, उसके पास न रोटी न कपड़ा न मकान, तो वो कहाँ जाएगा? तब उसके पास क्या बचा? या तो भीख मांगेगा या फिर अपना तन बेचेगा। एक रात के लिए वो 30 रुपए में अपना शरीर बेच रहे हैं। किन्नर के शरीर की वैल्यू 30 रुपए से भी कम है। क्यों पूछते हैं समाज वाले ये सवाल कि ये लोग सेक्स वर्क क्यों करते हैं? क्यों पूछता है समाज कि ये लोग भीख क्यों मांगते हैं? ये क्यों नहीं पूछता कोई कि इनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जाती? एक किन्नर के लिए फैमिली का मतलब क्या होता है? बहुत। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर और आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही स्ट्रांगली इन सब चीजों से बाहर भी निकली। जी हाँ, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी ट्रांसजेंडर से जिनका नाम है जयंती ठाकुर, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस देखी, लेकिन आज वो सक्सेसफुली एक एमएनसी बैंक में मैनेजर भी है। तो लेट्स वेलकम जयंती ठाकुर। हेलो मैम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो यामिनी जी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जयंती जी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे, जैसे कि हमने बात भी किया था थोड़ी देर पहले। बट अभी आपने कैसे अपने आप को, अपनी अपनी आइडेंटिटी को कैसे एक्सेप्ट किया था? तो जैसे जनरली एक जो बच्चा होता है एलजीबीटी कम्युनिटी जी, से, जो खुद को थोड़ा डिफरेंट या स्पेशल फील करता है, जी, वो एज होती है 10 साल, 11 साल, कुछ लोगों के साथ 12 साल में भी ये रियलाइजेशन होता है। जी, तो अराउंड दैट एज ही मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम यूनिक, मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। तो वहीं मुझे रियलाइजेशन हुआ। इनिशियली थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, बट जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हो, जी, उस वैसे वैसे आपकी सोच भी बदलती है जी। और आप खुद को ज्यादा एक्सेप्ट करने लग जाते हो। हाँ जी। वहां पर एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ट्रांस हूँ, एक ओके, गलत बॉडी में, एक गलत शरीर में फंसी हुई, बायोलॉजिकली बॉर्न मेल थी। फिर मैंने अपना ट्रांजिशन कराया, सारी सर्जरीज करवाई और आज मैं एक ट्रांसजेंडर गर्ल हूँ। ओके। तो मतलब आपने अपने आप को जब एक्सेप्ट किया तो आप भी यकीन नहीं कर पा रही? एक्सेप्टेंस आने में भी टाइम लगा, जी, है ना? क्योंकि हमें भी पता नहीं था। अब क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आजकल पॉडकास्ट के थ्रू, जी। है ना? कई लोगों के पॉडकास्ट आते हैं, तो नॉलेज बहुत ज़्यादा आजकल शेयर हो रहा है। हाँ जी, तो वैसे लोगों को पता चल जाता है, अंबानी जी की कृपा कटाक्ष से छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन भी दूर-दराज के गाँव तक पहुँच जाती है। हाँ जी, लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। मैंने तो मोबाइल भी जॉब करते टाइम यूज़ किया था। बचपन में तो ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं था। हाँ जी। लैंडलाइन फ़ोन था हमारे पड़ोसियों के पास। हुँ, तो कभी हमारे कोई फ़ोन भी आता था तो पड़ोसियों के घर पे आता था। हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था ओके। बचपन में। मोबाइल जब मैं जॉब करती थी तब मैंने मोबाइल खरीदा था। मेरा फर्स्ट मोबाइल नोकिया का जो हैंडसेट होता हाँ था, जी, हाँ जी। 1100 कीपैड वाला, हुँ, हुँ, हुँ। वो मेरा पहला मोबाइल मैंने खरीदा था जॉब करते टाइम। तो एक्सेप्टेंस भी धीरे-धीरे आता है, हाँ क्योंकि जी, हमें खुद भी पता नहीं था। हाँ हमने जी, भी नॉलेज गेन की। जैसे मैं आज किन्नर अखाड़े की महंत हूँ, हाँ जी। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का चेला हूँ। ओके। तो बड़े लोगों से जब आप मिलते हो, गुरुओं से जब आप मिलते हो, हुँ, जब गुरु दीक्षा लेते हो, तब आपके पास ज़्यादा ज्ञान आता है। तब आपका जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है। आप खुद को आसानी से समझने लगते हो। ओके। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो देखो, एक बच्चे को उसके माँ-बाप से, स्पेशली माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, हाँ जी, है ना? हाँ जी। माँ को सब पता होता है यामिनी जी, हुँ, है ना? बिल्कुल। तो माँ को सब पता था, बचपन से ही माँ को पता था कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ। तो मम्मी-पापा को तो पता ही था, लेकिन उनके लिए शॉकेबल था जब मैंने कंप्लीटली अपना ट्रांज़िशन करा लिया
तो उनके लिए ज़्यादा शॉकेबल था। वो उनकी सोच ऐसी थी कि ऐसे कई लोग हैं आजकल के ज़माने में, आज भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा डिफरेंटली फ़ील करते हैं, लेकिन अपने शरीर को, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को दबा के एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हुँ, समाज के डर से, परिवार के डर से। हुँ, वो लोग जो खुद जानते हैं कि वो शायद कम्युनिटी से हैं, हुँ, अंदर ही अंदर उनको पता है, लेकिन वो खुद को खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ जी, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही होता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल। है ना? ना ये 4 लोग आपके घर का किराया देंगे, ना ये 4 लोग आपके फ़ोन का, मोबाइल का बिल भरेंगे, ना ये 4 लोग आपके घर में राशन भरवाएँगे। तो इन 4 लोगों से क्या डरना यामिनी जी? हुँ, मैं सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। हाँ जी, आप अगर कम्युनिटी से हो, तो खुद को एक्सेप्ट करो। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कब एक्सेप्ट करना है, कब कम आउट करना है। क्योंकि अ, मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में ये बात बोली है। बच्चों को मैं हरदम यही मैसेज देती हूँ, जो यंग जनरेशन है, हुँ, मैं कहती हूँ, आपके साथ आपके जीवन के अंत तक एक ही चीज़ चलेगी, वो है आपका ज्ञान, वो है आपकी पढ़ाई। तो पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, घर छोड़ना नहीं है, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। जी, अगर आपको लगता है कि ये सही समय है कम आउट करने के लिए, हुँ, तो कर लीजिए, नहीं तो पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, एक जॉब हासिल कर लो, उसके बाद फिर कम आउट कर सकते हैं। ओके। तो सोशली आपने क्या अपनी लाइफ में फेस किया बिकॉज़ आप स्कूल भी गई होंगी हुँ, एंड पड़ोसी भी होते हैं, तो हाँ, आपने क्या फेस किया उस दौरान? जो हर एक ट्रांसजेंडर फेस करता है, वो सब मैंने भी फेस किया। स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब लोगों से ताने सुनना मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात थी। हुँ, मीठा, मामू, छक्का, मीठे चावल, ये सब कुछ मैंने भी सुना है, मैंने भी सहा ओके, है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, जी, है ना? आप सोचो, एक बच्चा जो 12-13 साल की एज में है, हुँ, बचपन से हुँ, ही ये सब कुछ वैसे स्टार्ट हो जाता है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो। जी, तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही, एक 5-6 साल का बच्चा है, आप उसको बोल रहे हो कि तुम ऐसे मत बैठो, तो वो क्या सोचेगा कि मुझ में ही शायद कुछ कमी है, हाँ जी, शायद मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल, तो बहुत टाइम तक मेरे भी अंदर ये फीलिंग थी हुँ, कि मैं ही गलत हूँ। मैंने ही शायद इस दुनिया में जन्म लेके गलत कर दिया है, तो ओके, शायद मुझे इस जीवन को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा ओके, मैंने बहुत बार सोचा, मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। तो समाज आजकल बहुत बदल रहा है, लेकिन जब मेरा समय था, हमारे टाइम पे इतना नहीं था, लोगों के पास नॉलेज हुँ, का एक्सेस नहीं था, तो बहुत मुश्किलों का सामना किया। ये ताने देना, छक्का, मीठा, मामू, ये कुछ हमने भी सुना है, ओके। सहा है। तो मतलब आप शुरुआत से अपने घर पे ही रही थी या फिर आपको वहाँ से दूर रहना पड़ा? हाँ, मैं लकी इसीलिए हूँ, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने मेरा तिरस्कार नहीं किया। ओके, दूसरे ट्रांसजेंडर्स बच्चे जो बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, हुँ, उनके माँ-बाप उनको घर से निकाल देते हैं, हुँ, या फिर घर वालों का, पड़ोसियों का, रिलेटिव्स का टॉर्चर इतना हो जाता है कि वो लोग घर छोड़ के स्वयं ही भाग जाते हैं। तो ओके, मेरे केस में मेरे माता-पिता ने मुझे डिसोन नहीं किया, मुझे हुँ, घर से नहीं निकाला, मुझे पढ़ाई करने दी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने जॉब भी किया, इनिशियली घर से ही मैंने जॉब किया था। काम करते हुए फिर मैंने मास्टर्स भी किया। आई ओके, हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंसेस। वेरी नाइस। फिर उसके बाद जब जॉब करने लग गए, उसके बाद ऑब्वियसली टॉर्चर तो रहता ही है, ताने हुँ, वगैरह होते ही हैं, लोग रिश्तेदार बात करते ही हैं। तो हुँ, मेरे माँ-बाप ने स्वयं मुझे कह दिया था कि आप कहीं और जाओ, अपना जीवन अपनी मर्ज़ी से जियो, क्योंकि अब आप सक्षम हो, हुँ, आप अपना जीवन खुद हैंडल कर सकते हो। हुँ, क्योंकि मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, तो जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा आप किसी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, राइट? जी। तो वो अखाड़े की शुरुआत कब हुई और क्यों इससे जुड़ा जाता है? तो मैं ट्रांसजेंडर हूँ, जैसे एक कॉमन भाषा में किन्नर समाज कहते हैं, जी, हिजड़ा कम्युनिटी होती है। हाँ जी,
तो उनके पास गुरु शिष्य परंपरा होती है। ओके। जो कोई भी किन्नर होता है, जो कोई भी हिजड़ा कम्युनिटी से होते हैं, हाँ जी। उनको एक गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। ओके। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपनी ट्रांज़िशन कराया, मैंने अपनी सर्जरी कराई, तो एक बार ऐसे हुआ कि ये यहीं की बात है, नोएडा की बात है जहाँ पे मैं रहती थी पहले मेरा पुराने घर पे। तो मैं बाहर निकली कुछ खरीदने के लिए घर का सामान और 2 किन्नर मुझे मिले, ठीक है? और हाँ जी। उन्होंने मुझसे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि तेरा गुरु कौन है? कहाँ रहती है? कहाँ टोली करती है? कहाँ बधाई लेती है? ये सब कुछ। मुझे ये सब कुछ पता नहीं था बिकॉज़ मैं तो जॉब करने वाली हूँ। तो मैंने उनको यही बताया कि दीदी मैं तो जॉब करती हूँ, मैं ये सब नहीं करती और ना ही मैं किसी गुरु के अंडर हूँ। तो उनको बड़ा अजीब लगा, कहने लगी ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु तो बनाना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि कहीं न कहीं वो सच कह रही थी। जब आपके सिर पे गुरु का हाथ होता है, आपको हर मुश्किल में गुरु आपका साथ देता है, अच्छाई-बुराई का ज्ञान देता है, क्या सच क्या झूठ उसका आपको एक ज्ञान मिल जाता है जब आपके सर पे गुरु का हाथ होता है। हाँ जी। तो तब मैंने सोचा कि चलो फिर मुझे भी गुरु बनाना ही चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं गुरु भी बनाऊँ, तो मैं सबसे बड़ी गुरु बनाऊँगी। अच्छा। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी गुरु लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। तो उनके बारे में मैंने बचपन से तो देखा ही करते थे, टीवी में देखा, उनको बिग बॉस में देखा, 10 कदम में देखा। तो उनको टीवी में देखते थे, उनके यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते थे। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं अगर गुरु बनाऊँगी तो लक्ष्मी माँ को ही बनाऊँगी। तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया उन तक पहुँचने के लिए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी। तो थोड़ा-सा स्ट्रगल करने के बाद मुझे उनका कॉन्टैक्ट मिल गया। तो फिर मैंने उनसे बात करी फ़ोन पे। मैंने अपनी सुनाई कहानी कि ऐसी-ऐसी बात है और मुझे आपको गुरु बनाना है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पे और मुझसे बहुत सारे सवाल किए, मुझे जाना, परखा और उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ, मैं उनकी शिष्य चेला बनने के लायक हूँ, तब उन्होंने मुझे एज़ अ चेला एक्सेप्ट किया। मुझे 4 साल हो गया है किन्नर अखाड़ा जॉइन करके, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी का चेला बन के। 2 साल उन्होंने मुझे परखा और मेरी श्रद्धा, पूजा, पाठ सब कुछ देख के फिर उन्होंने मुझे 2 साल पहले महंत की पदवी दी किन्नर अखाड़े में। अभी इस बार के कुंभ में भी मैं गई थी, प्रयागराज। ओके। कुंभ में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि लोगों को पता ही है इस बारे में। 3 चीज़ें बहुत फ़ेमस हुई थी कुंभ में। हाँ जी। एक मोनालिसा हाँ जी। और एक आईटी बाबा यस। और तीसरा था किन्नर अखाड़ा। जी, बिल्कुल। ये तीनों बहुत फ़ेमस हुए। हाँ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया मुझको कि आपने गुरु बनाया, तब आपकी लाइफ़ में क्या कुछ अलग डिफ़रेंस हुआ? हाँ, जैसे मैंने बताया ना हमको पता नहीं होता है। जी। जब हम बिना गुरु के होते हैं, हम एक नाव की तरह होते हैं। एक हाँ। नाव जो नदी में पड़ी है, ठीक है? हुँ। गुरु होता है वो नाव चलाने वाला। ओके। तो जब गुरु आपके जीवन में आ जाता है, तो आपको एक राह मिल जाती है कि आपको कहाँ जाना है। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन का क्या होगा। आज मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं भी अपने गुरु की तरह आगे जाके एक एनजीओ चलाऊँ, हुँ। किन्नर समाज की सेवा करूँ। जी। वैसे मैं अभी भी पर्सनल लेवल पे बहुत किन्नरों की हेल्प करती हूँ, ओके। है ना? उन लोगों को ट्रांज़िशन कराने में उनकी हेल्प करती हूँ। तो ट्रांज़िशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, सर्जरी से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं उनकी हेल्प करती हूँ और जितना हो सके मैं अपनी तरफ से फ़ाइनेंशियली उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि अभी हमने कुंभ की बात की, तो वहाँ जी। पर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था किन्नर अखाड़े का, हुँ। लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन भी किया था हिमांगी सखी ने। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ममता कुलकर्णी जी, जो जी। कि अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं जी। और अखाड़े की तरफ से उनको श्री यमाई ममता नंदगिरी का नाम दिया गया है। ओके। वो आज भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। हुँ। तो मैं इस सवाल का जवाब एक सवाल से ही दूँगी। ओके। अ, अगर कोई इंसान अपने जीवन में गलतियाँ करता है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? उन्होंने गलती करी, नहीं करी, ठीक है? उनकी पास्ट की लाइफ़ में क्या था, क्या नहीं था, जी। ये सब कुछ जग ज़ाहिर है। सबको ओके। पता है, मुझे स्पेशली वो सब बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन अगर कोई इंसान अपने पिछले
पास्ट को भूल के एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो उसको जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना। तो किन्नर अखाड़े ने भी वही किया, लक्ष्मी माँ ने भी वही किया। जब ममता जी आई अखाड़े में, माँ से मिली और उन्होंने ये इच्छा अपनी बताई कि मुझे किन्नर अखाड़ा जॉइन करना है। जो भी हुआ था पिछली लाइफ में, वो तो सबको पता ही है ना? जी। जो केस था, जो भी था, वो सब कुछ हट गया। जो भी था सब दाग धुल गए, सब हो गया। हाँ जी। उसके बाद अब अगर वो एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, वापस हमारे सनातन धर्म में वापस आना चाहती हैं, हाँ जी। तो हम क्यों उनको नहीं अपनाएं? हाँ जी। हिमांगी सखी जी जो तथाकथित जो सो कॉल्ड जगत गुरु हिमांगी सखी जी हैं, वो भी एक टाइम पे हिमांशु थी, ओके। वो भी एक टाइम पे कथावाचक थी, है ना? तो उनका भी पास्ट रहा है। भगवती ने, बाबा महाकाल ने उनको भी तो दूसरा मौका दिया, हाँ जी। हिमांगी सखी बन के जगत गुरु बनने का। जब हिमांशु हिमांगी सखी बन के जगत गुरु बन सकती हैं, तो फिर ममता कुलकर्णी ने तो इवन बॉलीवुड मूवीज में काम भी किया है और बिल्कुल। बहुत नाम कमाया जी हाँ। है ना? बिल्कुल। हो जाती हैं। हम सिर्फ मनुष्य हैं, है ना? जी। गलतियां मनुष्य ही करता है हाँ जी। और अगर अपनी गलतियों से सीख के, अगर अपनी गलतियों को मान के, अगर कोई इंसान दूसरा मौका लेके एक अच्छी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहे, तो मनुष्य होने के खातिर हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। जी। ये बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे बना दिया? क्यों नहीं मौका मिले? अगर एक सनातनी बच्चा वापस सनातन में आना चाहता है, हाँ जी। इसीलिए अखाड़े ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। आगे भी कोई भी इंसान जो अखाड़ा जॉइन करना चाहता है, हम उनको स्वीकार करेंगे, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, कोई भी हो। इसीलिए एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी में प्लस होता है, अच्छा। तो प्लस का मतलब है हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो ओके। कोई भी क्यों ना हो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी हमें पता है जैसे कि मैं जानती हूँ कि एक रिचुअल है, कोई भी शुभ काम होता है तो किन्नर आते हैं, पैसे माँगते हैं। जी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, किन्नर आते तो हैं, पैसे भी माँगते हैं, बट कुछ लोग वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते जितने पैसे वो माँगते हैं, क्योंकि वो कुछ एक अमाउंट भी आजकल बताने लग गए हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? तो शुभ कार्य में जब शादी होती है या हाँ। फिर घर पे बच्चा होता है, तो जी। किन्नर समाज के लोग आते हैं बधाई लेने, वो उनका अधिकार होता है इन अ वे, ठीक है। यस। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हाँ जी। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम तुमको बददुआ दे देंगे, हाँ। है ना? लोग घबरा जाते हैं, यस। डर जाते हैं कि क्या उनकी बददुआ लग जाएगी तो जी। बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ, बहुत नुकसान हो जाएगा, जी। ऐसे। लेकिन देखिए कर्म सबका होता है, हाँ जी। अच्छा बुरा, सच झूठ सबके साथ है ना? सबके कर्म अपने अपनी किस्मत में लिखवा के जाता है हर इंसान, बिल्कुल। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, हाँ जी। है ना? कर्म हमारे भी होते हैं। हुँ। शास्त्रों में किन्नरों को उपदेवता का स्थान दिया गया है, लेकिन कर्म हमारे भी होते हैं। बिल्कुल। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, जी। तो हम भी नहीं बचेंगे। तो जो अधिकार है, वो एक लिमिट तक ही होना चाहिए, ये मेरी भावना है, मेरी सोच है, ठीक है? अगर खुशी से कोई कुछ दे दे, तो वही ले लेना चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए। जी। अगर वो लोग डिमांड करते हैं, तो फिर वो उनकी इच्छा है। ओके। अच्छे-बुरे लोग आपको हर समाज में मिलेंगे, है ना? चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो। 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, जी, तो बिल्कुल। सारे किन्नर भी एक जैसे नहीं होते। हाँ जी। अच्छा, अभी यहाँ पर भी होता है, जैसे कि मैं बात करूँ, रेड लाइट्स पे बहुत सारे किन्नर दिखते हैं, जो कि पैसे माँगते हैं, पर वो अमाउंट तो नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही आजकल बढ़ गया है ये सब कुछ। तो आप हुँ। इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप इसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन बेचारों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। ओके। अगर एक ट्रांसजेंडर 12-13 साल का बच्चा रियलाइज़ करता है कि वो अलग है, घर में, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से इतना टॉर्चर हो जाता है हाँ कि जी। या तो खुद घर छोड़ के भाग जाता है
या ओके। फिर घर वाले ही उसको घर से भगा देते हैं, घर ओके। से निकाल देते हैं। हुँ, इमेजिन कीजिए एक 12 साल का बच्चा घर से बाहर, उसके पास ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, हुँ, वो पढ़ाई कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा। है ना? उसके साथ क्या-क्या हो सकता है? हुँ, उसको देह व्यापार में डाला जा सकता है, हुँ, उसके अंगों को बेचा जा सकता जी, है ना? क्या पता उसकी किडनी निकाल के कोई बेच ले, जी, है ना? उन लोगों को ट्रैफिकिंग जो ये बेगर्स की होती है, उनको भीख वगैरह मँगवाने के ट्रैफिकिंग में डलवाया जा सकता जी, है। तो इतना अनसेफ है वो बच्चा, हाँ जी, तो वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, जब खाने को रोटी ही नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ से करेगा? जी, स्कूल कॉलेज की फीस कहाँ से देगा? जब कोई भी साधन नहीं है, तब उसके पास क्या बचा? या तो भीख माँगेगा हुँ, या फिर अपना तन बेचेगा। ओके, जो इस सिग्नल पे भीख माँगते हैं, वो सारे अनफॉर्च्यूनेटली बेचारे वही होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाए। अगर पढ़ाई-लिखाई नहीं करेंगे तो कौन जॉब देगा? बिल्कुल, एक पर्सनल लेवल पे सवाल करती हूँ, आप अपने घर में हाउस हेल्प की तरह ही सही, हुँ, क्या एक किन्नर को रख सकते हैं? क्या हमने मुश्किल कहीं है। देखा है कि आप किसी एक किन्नर को चांस दे रहे हैं, नौकरी दे सकते हैं? अपने घर में हाउस हेल्प की तरह ही क्या हम रख सकते हैं? नहीं। मुश्किल, नहीं, बिल्कुल, जिस दिन समाज किन्नरों को अपॉर्च्युनिटी देगा, जिस दिन समाज ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देगा, उस दिन समाज को ये पूछने का अधिकार होगा कि ये लोग भीख क्यों माँगते हैं। हाँ जी, जब तक आप अपॉर्च्युनिटी नहीं दोगे, तब तक आपको ये सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल, जब माँ-बाप अपने बच्चों को घर से बाहर फेंकना बंद कर देंगे, हुँ, अपने बच्चों को पालेंगे, उनको भी दूसरे बच्चों के बराबर पढ़ाई-लिखाई का अधिकार देंगे, उनको अपने पैरों पे खड़े होने का अधिकार देंगे, तब ये सवाल ही नहीं उठेगा। बिल्कुल, क्या करेगा वो बच्चा जिसके सर पे छत नहीं है, हाँ जी, अपना तन ही बेचेगा ना। जी, लॉकडाउन में मैं गुरु लक्ष्मी माँ के साथ हम लोग किन्नर समाज की हेल्प करने जाते थे। हुँ, मैंने देखा ये जो दिल्ली का जीबी रोड है, हुँ, वहाँ पे जो सेक्स वर्क करते हैं, जी, उन लोगों को खाना, दवाई प्रोवाइड करना का काम लक्ष्मी माँ ने किया। बहुत लोगों की हेल्प की। वहाँ के जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो अपना शरीर बेचते हैं, एक रात के लिए वो ₹30 में अपना शरीर बेच रहे थे। हुँ, ₹30 जो छोटे बच्चे चिप्स की पैकेट खरीद लेते हैं ₹30 की। ₹30 की हुँ, क्या वैल्यू है आज के ज़माने में बताइए? और बिल्कुल, एक किन्नर के शरीर की वैल्यू ₹30 से भी कम। ये है समाज की सच्चाई। बहुत ही क्यों ज़्यादा, पूछते हैं समाज वाले ये सवाल कि ये लोग सेक्स वर्क क्यों करते हैं? हुँ, क्यों पूछता है समाज कि ये लोग भीख क्यों माँगते हैं? ये क्यों नहीं पूछता कोई कि इनको जॉब अपॉर्च्युनिटी क्यों नहीं दी जाती? जी, आजकल टाइम बहुत बदल गया है। एमएनसी कंपनीज़ में हर जगह दे रहे हैं मौका। मैं हाँ खुद एमएनसी कंपनी में बैंक मैनेजर हूँ। मौका मिल रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। जी, 10 में से 2 लोग होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि इसको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसको रोड पे खड़े होके भीख ही माँगनी चाहिए। बिल्कुल, 10 में से 2 लोग ऐसे मिलेंगे। तो जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, किन्नरों की ज़िंदगी भी नहीं बदल सकती। बहुत ही टची था मतलब जो भी आपने बताया, जिस इमोशंस के साथ बताया, मैं भी मतलब इस वक़्त ये फ़ील कर रही हूँ कि कितना स्ट्रगल करते हैं वो अपनी लाइफ़ में। जयंती जी, अभी आपने जितनी भी स्टोरी बताई, आपने सही कहा कि उनको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड में ना बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाई जा रही है, किन्नर से रिलेटेड बहुत मूवीज़ आई हैं, हुँ। जिसमें वो बताते हैं और उनकी लाइफ़, उनकी पास्ट लाइफ़ बहुत कुछ दिखा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? बॉलीवुड हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हुँ, 2 चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं इंडिया में लोगों को, जी, एक है क्रिकेट हाँ, और दूसरा है बॉलीवुड। हाँ जी, मैं 90s किड हूँ, ओके, ठीक है? तो 90s की बॉलीवुड मुझे याद है। अगर किसी भी मूवीज़ में लोगों को हँसाना हो, हुँ, तो एक कम्युनिटी वाले कैरेक्टर को डाल देते हैं। बॉबी डार्लिंग हो गए, जी, है ना? जॉनी लीवर ने बहुत बार एक
ट्रांसजेंडर का रोल किया है, ठीक है? लोगों को हँसाने के लिए हमारा यूज़ किया जाता था। हम लोगों को जोकरों की तरह दिखाया जाता था कि पब्लिक को हँसाना है, तो फिर किसी कम्युनिटी वाले को, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले को डाल दो। एक मूवी आई थी सलमान खान की, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ जी। उसमें एक कैरेक्टर होता है, उनके कॉलेज का कोई दोस्त होता है, ठीक है? तो वो कम्युनिटी से होता है, शायद गे कैरेक्टर होगा, ठीक है? और वो कैरेक्टर और उसके साथ जो म्यूज़िक बैकग्राउंड की जो म्यूज़िक है वो आज भी है। आज तक की भी रील्स में, वीडियोज़ में वो बैकग्राउंड म्यूज़िक वो आज भी यूज़ होता है। तो मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे उसी कैरेक्टर के नाम से मुझे चिढ़ाया जाता था। अच्छा। तो 80s 90s का बॉलीवुड बहुत अलग था, जहाँ पे समाज को, किन्नर समाज को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, जोकरों की तरह देखा जाता था। जी। अब समय बदल रहा है। जैसे आजकल का जनरेशन भी बदल गया है। हाँ जी। मिलेनियल्स बच्चे, है ना? जेन ज़ी बच्चे, जी। उन लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत जी। है ना? तो अंबानी जी की कृपा से इंटरनेट का एक्सेस हर किसी को मिल गया है। बिल्कुल। अच्छा कंटेंट बन रहा है। नेटफ्लिक्स हो गया, जी। अमेज़न प्राइम हो गया। जी। आपको बहुत सारे एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड स्टोरीज़, वेब सीरीज़, मूवीज़ दिखेंगे, जहाँ पे एक्सेप्टेंस को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ओके। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन और बहुत बदलाव आना बाकी है। ओके। अच्छा मैं जब जैसे कि जाती हूँ, कोई किन्नर मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें कुछ देना पसंद करती हूँ। हुँ, तो वो ना मतलब एक सिक्का भी देते हैं जी। कुछ, तो उसका क्या मायने है? तो मैं ये रिलेटेड है रामायण से, ओके। मैं बताती हूँ। जब प्रभु राम वनवास के लिए जा रहे थे, जी। 14 साल के लिए उन्होंने वनवास किया था। तो जब प्रभु राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो उनके पीछे-पीछे सारे अयोध्यावासी भी जा रहे थे कि प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाओ। हाँ जी। अगले दिन सुबह उनका पट्टाभिषेक होने वाला था, उनको राजा बनाने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था। तो सारी जनता अयोध्या की उनके पीछे-पीछे जाने लगी। तो अ, प्रभु राम ने सबसे विनती की कि स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी सारे अपने घर वापस चले जाएँ। हम 14 साल का वनवास संपूर्ण करके जब वापस आ जाएँगे, तब हम वापस राजा बनेंगे और आपके साथ समय बिताएँगे, ऐसा कहा। लेकिन किन्नरों का तो नाम ही नहीं लिया। तो किन्नर वहीं रुक गए, अयोध्या नगरी के बाहर। अच्छा। वहीं उन्होंने 14 साल प्रभु राम का इंतज़ार किया। जब प्रभु 14 साल के बाद वापस आए, तो वहाँ वो मिले और जब प्रभु को पता चला कि वहाँ के किन्नर 14 साल से उनका वेट कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तब खुश हो गए श्री राम और उन्होंने ये वरदान दिया हम किन्नरों को कि कलयुग में आपका राज होगा। आप जिसको अपने दिल से आशीर्वाद दे दें, तो वो ज़रूर पूर्ण होगा और अगर दिल से किसी को बद्दुआ भी दे दें, जो ऐसे कहते हैं ना दिल से हाय निकलती है। हाँ जी। तो अगर किसी का दिल आप सच में दुखाओगे और उसके दिल से सच्ची हाय निकलेगी, तो वो भी ज़रूर लगेगी। और वहीं से वो प्रथा भी है खजाने की। तो किन्नर खुशी से, अपनी मर्ज़ी से जिनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, उनको खजाना देते हैं, जो वो सिक्का है। पहले के ज़माने में तो ख़ैर सोने के सिक्के हुआ करते थे, तो आजकल तो नॉर्मल सिक्के ही हैं। तो वो खजाना प्रथा भी वहीं से शुरू हुई थी। एक किन्नर के लिए फैमिली का मतलब क्या होता है? बहुत फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर्स के पास सब होता है, ठीक है ना? जी। मुश्किलातें तो होती ही हैं, हुँ। लेकिन एक चीज़ जो उनके पास नहीं होती, वो होती है उनकी फैमिली। हाँ जी। परिवार के लिए तरसते हैं हम, कि हुँ। कोई एक्सेप्ट कर ले। किन्नर अखाड़े की बहुत सारी वीडियोज़ आपने महाकुंभ की देखी होंगी रील्स में, हाँ जी। इंस्टाग्राम पे, जी। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे वीडियोज़ कुंभ से रिलेटेड आपने देखी हैं, जहाँ पे अखाड़े में लोग आ रहे हैं और किन्नरों का आशीर्वाद ले रहे हैं। किन्नरों का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, लेकिन कोई भी अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकता। जी। जैसे मेरी गुरु लक्ष्मी माँ कहती हैं कि छत्रपति शिवाजी सबको चाहिए, लेकिन बाजू वाले घर में। मतलब
इसका ये है कि समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये करेगी, ओके। है ना? लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। जी। बहुत प्राउड फ़ील करते हैं लोग कि अरे वाह! देखो, एक किन्नर होके, ट्रांस होके ये बैंक मैनेजर हाँ जी, है ना? बिल्कुल। बहुत प्राउड फ़ील करते हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद भी वो किसी किन्नर को अपने घर का सदस्य बनाएँगे? या किसी किन्नर को अपने घर की बहू बनाएँगे? बहुत मुश्किल है। तो परिवार हमारे लिए बहुत कीमती होता है। अगर कोई परिवार हमें स्वीकार कर ले, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है किन्नर के जीवन में। हाँ जी। तो जयंती जी, आपकी लाइफ में तो आपने इतना इम्प्रूवमेंट किया, आप एक अच्छी पोस्ट पर भी हैं और आपकी फैमिली भी आपको समझती थी या समझती है, तो क्या आप अभी भी अपने माता-पिता से मिलती हैं? मिलना बहुत बहुत ही रेयर है, लेकिन हाँ, फ़ोन पे बात हो जाती है। मतलब वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, मतलब यू आर ब्लेस्ड कि आपकी फैमिली ने आपको अच्छे से एक्सेप्ट किया। नहीं, अभी पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके, कॉल पे बात होती है जो कि ऑडियो होती है, ओके, वीडियो कॉल पे नहीं होती बिकॉज़ वो लोग मेरा ये रूप नहीं देखना चाहते। ओके। दिस इज़ सो हार्ड। हुँ, और यही जीवन की सच्चाई है। ओके। जयंती जी, अभी हमने बात की थी कि ट्रैफिक लाइट पे और यहाँ पर बहुत सारे किन्नर होते हैं। हुँ, तो क्या वो सारे ही असली किन्नर होते हैं? मेरी नज़र में असली नकली कुछ नहीं होता, जी। ठीक है? कोई अगर एक मेल है, आपके टीम में भी कोई लड़का होगा, हाँ जी, है ना? कोई बिल्कुल। मेल है, उसको सिर्फ़ एक्टिंग के लिए ही सही, उसको बोलो कि साड़ी पहन ले, विग लगा ले, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी पहन ले और फिर सिग्नल पे खड़ा हो जा। क्या वो कर सकता है? जी, नहीं। नहीं। तो इसमें असली नकली कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, हाँ जी। लेकिन कोई भी मनुष्य, कोई भी मर्द झूठ-मूठ ही साड़ी पहन के सिग्नल पे खड़ा नहीं हो सकता। ओके। तो वो भी किन्नर ही हैं, मेरी नज़र में, हाँ जी। लेकिन कंप्लीटली वो कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होते हैं। मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं किन्नर समाज कम्युनिटी का ही हिस्सा है। नकली नहीं कह सकते, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। तो आपका समाज उनको एक्सेप्ट करता है, मतलब उनको बिल्कुल, करने देता है। हम तो जैसे मैंने बताया अखाड़े में हम तो स्त्री, पुरुष सबको वेलकम कर रहे हैं। फिर वो भी तो बेचारे मासूम बच्चे हैं, हाँ जी, वो भी तो बिल्कुल। अपनी जीवनी के लिए, पापी पेट के लिए, पेट काटने के लिए वो लोग पेट पालने के लिए वो लोग सिग्नल पे खड़े रह के भीख माँगते हैं, तो वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे माइंड में आ रही है कि आप लोग तो सबको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने में यानी कि किन्नर समाज को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत झिझक होती है। हुँ, दिस इज़ सो ट्रू। देखिए ना, किन्नर समाज नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी से यस। बहुत ग्रेट है। हाँ जी। आजकल के ज़माने में आप देखते होंगे बहुत सारे जो सीरियल्स आते हैं क्राइम से रिलेटेड, हुँ। क्राइम पेट्रोल हो गया, हाँ इस जी। तरह के सीरियल्स वगैरह में आप देखते होंगे कि बच्चे अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं, हुँ। है ना? वृंदावन में छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जी। ठीक है? ये सो कॉल्ड नॉर्मल समाज है, जो अपने माँ-बाप को पालना नहीं चाहते, उन लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन किन्नर समाज ऐसे नहीं करता। किन्नर समाज में वृद्धाश्रम नहीं है, ओके। ना ही कोई ऑर्फनेज। हुँ। हम हमारे छोटे बच्चे जो यंग जनरेशन के होते हैं, उनका भी पालन-पोषण करते हैं। हमारे गुरु जो हमारे सीनियर होते हैं, हम उनका भी पालन-पोषण करते हैं। ओके, हम हमारे बड़ों को घर से नहीं निकालते। ओके। एक जो यंग किन्नर होता है, वो चाहे भीख माँगे या अपना तन बेचे, हुँ। लेकिन अपने गुरु की हर ख्वाहिश पूरी करता है। ओके। तो किन्नर समाज की खासियत ये है कि हमारे पास वृद्धाश्रम नहीं है, तो फिर हुँ। नॉर्मल समाज से तो ग्रेट ही हुआ ना। बहुत अच्छा हुआ इनफैक्ट। जयंती जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जनरेशन की, न्यू जनरेशन की, तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी के घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, हुँ, तो मैंने सुना है कि किन्नर उनको उठा के ले जाते हैं अपने साथ ही ज़बरदस्ती। हाँ, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। ओके, ये एक मिथ ये है। हो गया हाँ जी। कि बच्चे चुरा लेते हैं, ओके। है ना?
एक ये मिथ हो गया कि जब किन्नर मर जाता है तो उसकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है, उसके शव हाँ। को चप्पलों से मारा जाता है, हाँ जी, हाँ जी। या फिर ये भी कहा जाता है कि किन्नर मर जाता है तो उसको घर में ही दफना देते हैं, अच्छा। है ना? तो ये सारी मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग भी एक नॉर्मल जीवन ही जीते हैं। उम, मरणोपरांत, मरने के बाद हमारी भी नॉर्मल इंसान की तरह ही शव यात्रा होती है। जो सनातन धर्म से, जो हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए किन्नर होते हैं, उनको जलाया जाता है। जो दूसरे संप्रदाय से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए किन्नर हैं, तो उनको दफनाया जाता है। जो उनका कल्चर है, उसी हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। घर में नहीं दफनाएँगे, बताओ? अगर कोई मैं तो फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, हुँ, मुझे मेरे ही घर में दफना देंगे तो मैं तो ग्राउंड फ्लोर में पहुँच जाऊँगी, बिल्कुल। है ना? वहाँ के लोग तो डर जाएँगे। हाँ, वैसे भी है दफ़नाना ना? तो घर के नीचे किसी को भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये सारी झूठी अफ़वाहें हैं, मिथ है, सच्चाई नहीं है इसमें। एंड जो न्यू जनरेशन है आजकल, विकास भारत है बिकॉज़, तो इसमें किन्नरों के लिए क्या विकास हो रहा है? क्या डेवलपमेंट हो रहा है? गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, एनजीओज़ भी हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो मेरी गुरु हैं, वो भी इस टॉपिक पे बहुत काम कर रहे हैं। एक नया बिल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस लोगों का, समाज का भी हम उसमें योगदान चाहते हैं। लोगों का भी उसमें हम प्रोत्साहन चाहते हैं। जयंती जी, आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत मेमोरेबल रहा हो, जिसमें आपने अपनी लाइफ़ को ट्रूली जिया हो, कोई ऐसा है? हाँ, जब मैंने सर्जरी करवा ली थी, हाँ जी। सर्जरी होने के बाद 8 डेज़ के बाद मुझे दिखाया गया कि सर्जरी कैसे हुई है। ओह माय गॉड! तो जब सर्जरी खत्म हो गई, तब मिरर लेके नर्स मेरे सामने खड़ी थी और वो मिरर में दिखा रही थी कि ऐसे आपकी सर्जरी हुई है। ओके। तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए, बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं शांत शांत थी, ऐसे नहीं कि अ, बहुत ज़्यादा खुशी में उछल गई या खुशी जी, में डांस करने लग गई, ऐसा नहीं था, मैं शांत थी। क्योंकि मेरे अंदर भावना ये थी कि यही तो सच्चाई है, जी। यही तो असली मतलब मेरे शरीर को ऐसे ही तो होना चाहिए था। हाँ जी। वो स्वीकृति मुझे मिल गई तो मुझे लगा मेरे मन में एक बहुत बड़ी शांति मिल गई। तो मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट वही था। बहुत खूब। मतलब आपने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आप ये कर पाएँ। हुँ, आपके फ्यूचर ड्रीम्स क्या है? आप क्या, मतलब कि होता है ना कि हम लोग या तो खुद को या फिर हमारी जो कम्युनिटी है उसको हुँ, एक लेवल पे देखना चाहते हैं। तो हाँ। आपके क्या ड्रीम्स हैं? मेरा ड्रीम ये है कि मैं और हमारा अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, कोशिश करें कि बच्चे जो यंग किन्नर समाज के बच्चे हैं, उनको पढ़ाएँ। क्योंकि पढ़ाई ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। जी, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आप कोई ना कोई जॉब कर ही लोगे। बिल्कुल। किसी न किसी कमाई के ज़रिए में लग ही जाओगे। हाँ जी। कमाई का ज़रिया होता है ना, कोई जॉब करेगा, कोई बिज़नेस करेगा, है ना? जैसे जी, कई मेरे जो अखाड़े के मेरे गुरु भाई-बहन हैं, उन लोगों के एनजीओज़ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, गौशालाएँ हैं। तो वो लोग समाज के लिए काम करते हैं। ओके। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ, तो वो कोई ना कोई जॉब करेगा। क्या हाँ, पता कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए, बिल्कुल। है ना? क्या पता कोई डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे देश में। स्पेशली आप साउथ की तरफ साउथ में देखेंगे, तो ट्रांसजेंडर्स बहुत सारे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, ओके, है ना? एक जज भी है जो ट्रांसजेंडर है, ओके। साउथ में ही है वो भी। तो पढ़ना, पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ड्रीम ये है कि सारे किन्नर समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपनी जी, ज़िंदगी खुद सँवार लेंगे। तब जी। फिर उनको ना अपना तन बेचना पड़ेगा, ना ही सिग्नल पे खड़े होके भीख माँगनी पड़ेगी। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा लगा आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और जो आपके गोल है दूसरों को लेके है। मैं सब बच्चों को मेरी छोटी-सी इंस्टा फैमिली है, मेरे 4000 के आस-पास इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं।
जो भी बच्चा मेरे पास आता है, मैं उनको यही सजेशन देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना और जब तक खुद के पैरों पे खड़े ना हो जाओ, अपना घर भी मत छोड़ना। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अपनी पढ़ाई मत छोड़ो और जब तक पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, अपना घर भी मत छोड़ो। जी, बिल्कुल। मैं भी इंस्पायर्ड हूँ आपकी स्टोरी से और जो आपके गोल्स हैं उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप बिल्कुल बेखबर थे। इसे आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि किन्नर समाज में क्या-क्या चल रहा है और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू जयंती जी। जय श्री माँ। जय श्री महाकाल।